बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखा है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी साहब ने बताया कि बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सरबरा आर्मी चीफ को 6 नुकात पर मुश्तमिल खत लिखा है, जिसमें पहला नुकता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्डर्स को जितवाने से मुतालिक है, जबकि दूसरा नुकता 26वीं आनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है। जबकि बानी पीटीआई ने अलकादिर ट्रस्ट केस फैसले का हवाला भी खत में दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ को खत लिखा गया है। बैरिस्टर गौहर साहब और फैसल चौधरी साहब की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। देखिए, अभी जो आने वाले दिन है ना, चंद रोज़, उसमें जाहिर है कि ये तो टोटल इरेलीवेंट बातें हैं ना, जिसमें हम उलझे हुए हैं काफ़ी अरसे से। लेकिन अब आने वाले दिनों में जो ये सवालात भी खड़े होंगे कि ये 2-4 सालों में, 5 सालों में जो भी हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ है, ये अफरा तफरी और उसके नतीजे में जो करप्शन और लूट मार और ये सारे मामला और पॉलिटिकल टर्मोइल उसके नतीजे में, और मैंने आपसे कहा ना कि उसके नतीजे में यानी पाकिस्तान शायद दुनिया के उन चंद मुल्कों में से जिनको शायद अंदाज़ा ही नहीं कि दुनिया की मीशत का क्या हाल है। मतलब बिल्कुल एक आइसोलेशन में अरबों रुपए के इश्तिहार, मतलब है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है कि भाई जहाँ 10 रुपये खर्च करने तो 1000 रुपये खर्च कर दो, 1000 नहीं 5000 कर दो, मतलब वो और इस ख्याल से लोगों का यहाँ पे जो हमारा एलीट, जिसको एलीट कैप्चर कहते हैं या जो भी कहें उसको, उनका ख्याल है कि शायद ये इस पूरी सूरत हाल में या आइसोलेशन में किसी जजीरे में बैठें और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं एक अरसे से ही बात कह रहा हूँ कि खित्ते और दुनिया के हालात जो हैं, पाकिस्तान में आइंदा क्या होना है वो फैसला करेंगे। अब ये यहाँ पे ये बातें करते रहें, ये जो भी अदालतों में हो रहा है, सड़कों पे हो रहा है, ख़ुद ब खुद ऐसे इवेंट्स होंगे कि उसमें ख़ुद रियासत जो है, रियासत ख़ुद ब खुद एक डायरेक्शन लेके इसमें निकले। सिक्योरिटी का जो हुआ है परसों, जो वाक़यात पेश आए हैं, शहादतें हुई हैं उसमें, और मैं ये बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक माशी दहशत गर्दी पे काबू नहीं पाया जाएगा, और इसी से फिर आपकी खारजा पॉलिसी मुतासर होती है और इसी से आपकी जो है वो सोशल अनरेस्ट फैलता है। ये बाकी फ़रोई मामलात हैं सारे, उस जज में उधर, एक जज उधर चला गया, उधर चले, ये वो इशूज़ हैं जो सोशल अनरेस्ट को और बढ़ा रहे हैं और किसी रुख के ऊपर हम लोग चले गए हैं उन हालात में जब हमारी डायरेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। और हमें पहले से यकीनन इस बात का अंदाज़ा तो था सबको, ऐसा नहीं है कि अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये होता है ना कि बस वो बाज़ दफ़ा अब देखते हैं क्या होता है। मैं अब इसमें मज़ीद कोई बात ऐड ऑन करने को तैयार नहीं हूँ, ना वक्त है इतना, जो हालात हैं पूरी दुनिया के जो तेज़ी के साथ डेवलप हो रहे हैं। देखें, शुरू करते हैं बेशुमार वाक़यात पूरी दुनिया में, बेशुमार, जहाँ जाएँ आप, आपको एक हॉटस्पॉट में एक मास खुला हुआ है, पाकिस्तान में खुला हुआ है। ये सोशल अनरेस्ट, दहशत गर्दी, ये आपकी जो मईशत के मामलात हैं, अब यहाँ पे लगे हुए हैं। IMF आएगा, ये फोगा फ्लाओ, भाई मुल्कों के हालात देखें। IMF को एड उनकी अमेरिका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उन्होंने US एड बंद कर दी है अपनी। US एड यानी जो US एड है वो जो है वो उसके बारे में जो इलॉन मस्क हैं, उनका एक ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि ये जो है ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्रिमिनल के नाम से उन्होंने वो ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये 7th अगर हम दिखाएं तो उसमें एक बंदे ने कहा था कि आई हैव डन 50 आवर्स ऑफ प्राइवेट लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स टू माय एक्स ट्राइबल US एड एंड सीनियर रोल इन इंटर्नशिप क्रिएटिंग पॉलिटिकल। अच्छा, उसके ऊपर इलॉन ने लिखा है US एड इज़ अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और इशू ये है सारा कि वो US एड तो उन्होंने कर दी बंद, पहले तो 90 दिन के लिए था ना, अब वो मुकम्मल बंद हो गई। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले, और दूसरा जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि जो ये 50 बिलियन की US एड थी, ये कैनेडी के दौर में आई। उससे पहले तो ये मार्शल प्लान और मुख्तलिफ तरीक़ों से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मुख्तलिफ तंजीमों के वाले से पैसा देता था, लेकिन US एड जो है, जिसका 50 बिलियन तकरीबन इसका बजट साल का था, तो ये एक तरह से इमदाद भी थी। और ये सबसे बड़ा, आप समझ लें कि अमेरिका का वो था जिसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट इमेज या डिप्लोमेसी, या जी हमने एड बढ़ा दी है। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले इनसे पूछा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स, WHO तो उसको तो पहले हम बता चुके हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि WHO से तो उन्होंने अपने को विड्रॉ कर लिया, लेकिन एक उसमें और बात बड़ी इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं वो जो है, जैसे ये यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ज़ेलेंस्की पे बात की है ना कि हमने 200 बिलियन दिए हैं, तो ज़ेलेंस्की अब कह रहे हैं कि 200 बिलियन नहीं दिया आपने, कह रहे हैं हमने 200 बिलियन आपके पास गए हैं
और आपने हिसाब किताब देना है 200 बिलियन का, 200 बिलियन। अब वो ज़ेलेंस्की उधर से क्लैरिफाई करते फिर रहे हैं कि नहीं मुझे तो पता नहीं 77 बिलियन मिले हैं या कितने मिले हैं, वो कह रहे हैं नहीं 200 बिलियन गए हैं अमेरिका की तरफ से। तो बहरहाल वो अभी यहाँ पे पिछले कई सालों की, यानी 2014 से और ये जो विक्टोरिया न्यूलैंड और ये जो सारा दौर था, और उससे पहले शायद ये चले जाएं उसकी जो अकाउंटेबिलिटी के लिए सारा। लेकिन जो उसमें इलॉन ने जो एक बहुत इम्पोर्टेंट दूसरा इकदाम उठाया गया है वहाँ पे, वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट तक एक्सेस होगी इलॉन मस्क की और उनकी टीम की। अच्छा, ये जो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट तक एक्सेस होने का मतलब ये है कि तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं, यानी वहाँ तक जो है इलॉन की एक्सेस हो गई। और इलॉन की वो 6 ट्रिलियन डॉलर्स का जो पूरा ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वहाँ तक एक्सेस होने का मतलब ये है कि अब जितनी पेमेंट्स, जितने पैसे अंदर बाहर दाएं बाएं जिसको देने हैं, जो भी करना है, जैसे वो सारा इलॉन मस्क और डाटा वहाँ पे जो मौजूद है उसको भी वो चेक कर रहे हैं। और ये सारा काम जो है ये इलॉन मस्क की टीम ने, जो DOGE है, उन्होंने ये संभाल लिया है। और इलॉन के दोस्त हैं वहाँ पे जो मुख्तलिफ सिलिकॉन वैली की मुख्तलिफ कंपनीज से, तो वो पुराना उनका जो आप समझें कि ये हैं टॉम केरोज, ये क्लाउड सॉफ्टवेयर ग्रुप के CEO हैं। तो ये जो हैं ये सारा वो जो पिछले पैसे वहाँ से गए और जिस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट हुए, कोई थिंक टैंक्स को गए, कोई जो है वो WHO को गए, कोई जनाब। अच्छा, मैंने इनसे ये पूछा, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा कि ये क्या इसमें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स भी आती हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आती हैं इसमें। हम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप तो असल में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप तो कैनेडी के तौर में बना है ना। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स बन गई थी उससे पहले, यानी वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है तो 45-46 में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप शुरू हो गई थी। तो वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स को भी वो कह रहे हैं कि हमने ये भी ऑडिट कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स किस किस को गई हैं, कैसे गई हैं, हो सकता है मतलब यहाँ तक जा रहे हैं कि उन मुल्कों से पैसे लेंगे जिनको दी गई हैं, किस बेस पे दी गई हैं, क्या कैसे हुआ है, क्या मतलब वो अजीब एक। तो मैंने कहा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स तो आपकी बड़ा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स रहे हैं और स्कॉलरशिप उन्होंने कहा नहीं इसमें भी बड़ी जो है बड़े घपले हुए हैं और ये कैसे किए, क्या इसका सिस्टम था। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो उसके पीछे वो जा रहे हैं। अच्छा, उसमें अब ये हुआ है कि ये जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट से उनके बहुत आप समझेंगे सीनियर तरीन के जो एम्प्लॉइज़ थे वो रिज़ाइन कर गए। वहाँ पे 2 लोग एंटर हुए, वहाँ पे कोई बदमज़गी भी हुई ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर। USAID अलग है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट अलग है। तो USAID के तो 10,000 लोग हैं, 10,000 में से अक्सरियत उनकी अमेरिका से बाहर काम कर रही है, तो वो सारे जो हैं वो अपनी जगह पे उनको तकरीबन फायर कर दिया गया। इनका क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया ना USAID को। और इससे पहले तो 90 दिन का पॉज था, और याद है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को हमने दिखाया भी था कि 90 डेज़ का पॉज है, उसके बाद रिव्यू करेंगे। तो अब इसका USAID में बहुत से मामलात हैं। USAID में वैक्सीनेशन से लेके और WHO को पहले बंद कर दिए, USAID को भी बंद करने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप भी बंद करने जा रहे हैं और काफ़ी कुछ। अच्छा, उसमें जो अब इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टैरिफ्स उन्होंने आज से लगाने का ऐलान कर दिया और लगा दिए। कोई 25% टैरिफ उन्होंने मेक्सिको और कनाडा। अच्छा, मेक्सिको और कनाडा पे जो है ना, ये दोनों पड़ोसी। अच्छा, कनाडा जो है, कनाडा का तो अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले, अभी प्रोग्राम ये लाइव जा रहा है, तो उससे थोड़ी देर पहले उनकी जस्टिन ट्रूडो से बात हुई है। अब बात होने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई अलामिया तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक्स पे एक मैसेज डाल दिया है। एक्स पे जो मैसेज डाला है तो उससे तो ये तासुर मिल रहा है कि जी उनकी कोई अच्छी बात नहीं हुई जस्टिन ट्रूडो से। उन्होंने कहा है कि कनाडा डजंट इवन अलाउ US बैंक्स टू ओपन, ठीक है, और डू बिजनेस देयर। व्हाट्स दैट ऑल अबाउट, मैनी सच थिंग्स। लेकिन ये कि ड्रग वॉर भी है, 100,000 पीपल अमेरिका में डेथ हो गई है उनकी। अच्छा, ये पॉइजनिंग हो रही है बॉर्डर से। जस्ट स्पोक टू जस्टिन ट्रूडो, विल बी स्पीकिंग टू हिम अगेन एट 3। एक दफ़ा बात होगी, दोबारा बात करनी है। यानी आज के ही दिन में प्रेसिडेंट ट्रम्प और
कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की 2 दफ़ा बात होगी। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि और मेक्सिको की लीडरशिप से अभी बात हो जाएगी। उनकी जो खातून प्रेसिडेंट हैं उनका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। जो शेम्बॉम है, क्लॉदिया शेम्बॉम, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उनका भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया और वही कह रही हैं कि हम इसका जवाब देंगे, जवाबी टैरिफ करेंगे। कनाडा जो है ना, कनाडा की सिचुएशन एक बड़ी डिफरेंट है मेक्सिको से। पहली बात तो ये कि कनाडा और अमेरिका की तारीख जहन में, जब भी यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होना तो तारीख के बगैर वो जहन में कभी भी नहीं आएगा कि ये इनकी हिस्ट्री क्या है कनाडा की। कनाडा जो है वो, कनाडा और अमेरिका की सरहद जो है दुनिया में कोई भी 2 पड़ोसी, सबसे बड़ी सरहद इन 2 पड़ोसियों की है, कनाडा और अमेरिका की। ये सबसे बड़ी सरहद है पूरी दुनिया में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कनाडा जो है वो नेटो का मेंबर है, दूसरी बात। तीसरी बात, कनाडा जो है वो, उसकी और अमेरिका की पहले जंगें हो चुकी हैं, प्रॉपर जंगें हुई हैं। ये जो है ये लॉयलिस्ट थे, ये कनाडा में लॉयलिस्ट थे जो कि बरतानिया के साथ मुखलिस थे। और ये वो थे जो कि जिनके फ्लैग में भी, अब फ्लैग भी उस देखें ना उनका, तो उसमें भी आपको लगेगा कि ये बिल्कुल जैसे यूनियन जैक है। तो ये जो है ये अमेरिका के साथ थे, सॉरी ये बरतानिया के साथ थे। और इनकी लड़ाई जो अमेरिकन जो सिविल वॉर है उसमें हो रही थी, इनकी लड़ाई, ये 13 रियासतें, जो 13 रियासतें पोटोमैक रिवर के उस तरफ, तो ये वो थे जो इस तरफ लड़ रहे थे अमेरिकन के साथ, बाकियों के साथ। और उसके बाद ये हुआ कि 1812 में तो इनकी, अच्छा ये ऊपर जाके सेटल हो गए, वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कहलाने लगा। जो 1812 की जंग है ना, ये तो बाद में हुई। ये जो हम दिखा रहे हैं ना, इसको इससे पहले एक अगर हम देखें ना, ये थर्ड अगर हम दिखाएं तो ये इस तरह से था कि अमेरिकन कॉलोनीज ऊपर जो है ना, यानी नॉर्थ में जो है वो आप समझ लें कि वहाँ पर ज़्यादातर ये था कि जब शिकस्त हो गई, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद शिकस्त हुई, तो जो लॉयलिस्ट थे वो जाके ऊपर सेटल हो गए और ऊपर जाके वो बरतानिया की कॉलोनी रहा। वहाँ की जो हुक्मरानी थी, अभी भी मैंने उस दिन भी बताया था कि गवर्नर जनरल वहाँ की खातून है, तो ये पूरा इलाका जो है ये बरतानिया के पास रहा। उसके बाद ये बरतानिया से फिर 1812 में इनकी लड़ाई हुई, इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और इनकी लड़ाई हुई फिर। अच्छा, ये बरतानिया और अमेरिका की लड़ाई हो रही है क्योंकि कनाडा उस वक्त बरतानिया के अंडर है, तो वो ब्रिटिश जो है ना वो कॉलोनी है। तो आप समझ लें कि बरतानिया और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, लेकिन वो कनाडा जो है वो उसमें दाखिल नहीं होने दिया, उन्होंने अमेरिकन को पीछे कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर पीस एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ हुआ और 1982 में कनाडा आज़ाद हुआ है मुकम्मल तौर पे। अभी ये हम देखें ना तो क्वीन के दौर में, ये उस ज़माने के जो अगर हम दिखा सकें डिक्लेरेशन इनकी, अभी वैसे तो 1912-13 में हो गया था, 1931 में सॉरी, लेकिन ये कि जो मुकम्मल आज़ादी हुई है ना इनको मिली है, वो उस ज़माने के न्यूज़पेपर्स हम दिखा चुके हैं, पहले भी बात उस दिन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है ये अभी इनको आज़ादी मिली है। और ये पीस, ट्रीटी ऑफ पीस, ये पहले हो गया था साइन 1931 में काफ़ी हद तक, लेकिन ये कि फिर उसके बाद 1982 में कंप्लीट जो है वो कनाडा आज़ाद हुआ। अब इशू ये सारा कि ये हिस्ट्री को ध्यान में रखें। अब हिस्ट्री ये है कि अमेरिका जो था वो अमेरिका और कनाडा जो था वो बरतानिया की कॉलोनी रहा, और अभी भी जो गवर्नर जनरल है वो खातून है वहाँ पे। ये बात मैंने उस दिन की थी जिस दिन मैं बता रहा था कि हाई कमिश्नर जहाँ पे होते हैं तो वो हमेशा आप समझ लें कि ये एक ज़माने में ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं मुल्क। अच्छा, अब इसमें जो है ये इशू ये है कि कनाडा में इन्होंने ये बात की है, तो कनाडा नेटो का मेंबर है, लेकिन कनाडा बहुत सी जगहों में अमेरिका के साथ भी है, बहुत सी जगहों पे अमेरिका के साथ नहीं गया। यानी जब यूनाइटेड नेशंस की जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने इजाज़त दी तो कनाडा की ट्रूप्स इन्वॉल्व हुई, वरना 2 जंगें ऐसी थीं जहाँ पे कनाडा की ट्रूप्स नहीं गईं। 2 बड़ी जंगें अमेरिका ने लड़ी, एक वियतनाम में जो है वो कनाडा नहीं गया। और ये बात आप जहन में रखें कि वियतनाम की जंग में कोलंबिया गया था। कोलंबिया वाहिद मुल्क था जो मैंने बात की कि जो जहाँ पर आज मार्को रूबियो पहुँचे हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट से। कनाडा जो है वो वियतनाम में भी नहीं गया और कनाडा इराक में भी नहीं आया।
कनाडा इराक में भी नहीं आया, लेकिन अफगानिस्तान का चूंकि वो नेटो का आर्टिकल 5 रिवोक हुआ था तारीख में एक ही दफ़ा, तो इसलिए वो अफगानिस्तान में आया था 9/11 के बाद, लेकिन वो इराक में नहीं गए कैनेडियंस। अब कनाडा जो है वहाँ पर एक तासुर ये बन रहा है कि भाई ये वहाँ तो एक तो नेशनलिज्म जाग गया दोबारा और पूरी कौम इकट्ठी हो गई है जस्टिन ट्रूडो के पीछे। अच्छा, यहाँ पर जो यूरोपीय यूनियन है वो तैयारी पकड़ रही है कि हमने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। यूरोपीय यूनियन तैयारी पकड़ रही है, और जो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट ने बड़ा अच्छा एक आइडिया फ्लोट किया है, और वो आइडिया जो है वो ये फ्लोट किया इकोनॉमिस्ट ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब उनको जाहिर है कि पुरानी उन्होंने निकाला है खोद खाद के, और वो 17 वो कहते हैं वाई कनाडा शुड जॉइन द EU। कनाडा को EU में क्यों नहीं आ जाना चाहिए? यूरोप नीड्स स्पेस, यूरोप को चाहिए जगह और रिसोर्सेज जो कनाडा के पास बहुत हैं, कनाडा को चाहिए लोग जो हमारे पास बहुत हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, तो उनको यूरोप को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और कनाडा को तो ये क्यों ना अदला बदला करके और डील करके यूरोप। अच्छा, इनका जो यूरोपीय यूनियन का ट्रीटी मैंने उसको देखा, उसमें से तलाश करके, तो उसमें जो इनका है ना 49th, उसमें ये लिखा नहीं हुआ कि आपको उस पड़ोस में ही होना चाहिए। मोरक्को को इन्होंने नहीं आने दिया यूरोपीय यूनियन में, टर्की का मसला अटका हुआ है बाकी, लेकिन वो उसमें शर्त नहीं है। मतलब वो तो टर्की को अलाउ नहीं किया, उसकी तो बेशुमार वजूहत हैं, तो मुस्लिम कंट्री होना और बहुत सारी वजूहत हैं, ये मोरक्को की वजूहत भी आप कह सकते हैं। लेकिन कनाडा के लिए वो ये बड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा है, दोनों तरफ कंपेन भी हो रही है। कनाडा में भी कंपेनिंग शुरू हो गई है और यूरोप में भी शुरू हो गई कि कनाडा को EU में क्यों नहीं ले आते, ठीक है, और EU में भी आ जाए और नेटो में भी आ जाए, और कनाडा जो है वो अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, वो बरतानिया का रिश्ता भी पुराना है कनाडा के साथ। अच्छा, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने कहा मतलब एक अभी होता है नहीं होता क्या, वो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात कर ली, एक दफ़ा ये बात की, दूसरी दफ़ा दूसरी बात की, हो सकता है नरमी गर्म ऊपर नीचे मामलात हो जाएं, लेकिन एक उन्होंने जवाबन उन्होंने कहा कि हम भी आपके ऊपर 25% डालते हैं टैरिफ, आप भी डालते हैं, हम भी डालते हैं, तो ये तो टैरिफ वॉर शुरू हो गई हर जगह। यानी टैरिफ की मैं आपको एक बिल्कुल ऐसे बताऊँ ना, बहुत सारी आप मुल्कों में जाएँ तो वहाँ पर आप कोई भी ब्रांड लेने जाएँ, एक्सपेंसिव ब्रांड, आप ब्रांड ख़रीदें जो कि पता चला इटालियन ब्रांड है, या वो ब्रांड जो है वो स्पेनिश ब्रांड है, या कोई भी ऐसी ब्रांड है, आप ले लें जाके शर्ट वहाँ से बड़ी महंगी पे करके, लेकिन उसके अंदर जो है ना ब्रांड तो वैसे ही होगा, लेकिन अगर आप उसको पलट के देखेंगे तो पीछे लिखा होगा मेड इन इंडिया, या मेड इन पाकिस्तान, या मेड इन श्रीलंका, या मेड इन बांग्लादेश, या ऐसे मुल्कों में, या मेड इन चाइना। चाइना तो बहुत ये क्योंकि वो चीज़ें बन वहाँ नहीं होंगी, आई यहाँ पे हैं और ब्रांड यहाँ की यूज़ हो रही है। अब उसी चीज़ को अगर वो आप कहते हैं नहीं, इन कई दफ़ा हम कहते हैं कि आम दुकानों में मार्केट में जाते हैं, वो कहते हैं जी ये शर्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी की है, यहाँ पर पाकिस्तान में आम होता है, मेरे ख्याल से बाकी मुल्कों में भी होता होगा कि भाई ये तो कमीज़ ऐसी है लेकिन ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी मतलब ये है कि वो आपको जो बेच रहे होते हैं लोग, वो कहते हैं भाई ये वो कपड़ा है जो बाहर जाता है, ये आम होता है यहाँ पे। अभी एक्सपोर्ट क्वालिटी का, तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वो मुल्क यहाँ से अपना सामान तैयार करवा के फिर वहाँ ले जाके, और जाहिर है कि महंगी उसमें बेचते हैं, उसका फ़ायदा दोनों तरफ होता है। अभी जो टैरिफ्स का मसला आ गया कि उधर से जो भी चीज़ आएगी उस पर टैरिफ, खाम माल आएगा उस पर टैरिफ, ये आएगा उस पर टैरिफ, उस पर, तो उसके नतीजे में एक तो आज अभी देखते हैं अमेरिकन मार्केट्स में अभी खुलेंगी तो क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल अमेरिकन मार्केट भी नीचे गई, आज एशिया की मार्केट्स भी नीचे गई सारी, पूरे एशिया के सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो मुल्क हिट हुआ है एशियन मार्केट्स में, वो हिट हुआ है ताइवान। और उसकी वजह इतनी अनसर्टिनिटी है कि वो लोगों ने अपने पैसे निकाले मार्केट्स में से, और वो मार्केट्स गिरी। और ये अमेरिका से जो आखिरी खबर आ रही थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल और उधर डॉ जोन्स के उधर के उनके भी जो है वो शेयर्स गिरने शुरू हुए। अभी अगर हम दिखा सकें, वो बिल्कुल अभी इनिशियली दिन शुरू हुआ है तो शाम तक आइडिया होगा वहाँ पर, लेकिन उनके भी शेयर्स जो है बिल्कुल नीचे। अच्छा, अब इशू ये, अच्छा इन्होंने इल्ज़ाम ही लगाया है कि जी फेंटेनल जो है, ये फेंटेनल ये जो है ना, ये है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब ये है कि दर्द ख़त्म करने की दवा एक, और ये जो है ये मॉर्फिन और पैथिडीन से कोई 50 से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल, और ये तो इजीली अवेलेबल भी नहीं होती फेंटेनल। तो अब फेंटेनल जो है ये इसको जो है वो ये सीवियर पेन, एक्यूट और क्रोनिक दोनों, यानी कैंसर का पेन या ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन, सीवियर पेन के लिए फेंटेनल इस्तेमाल होती है।
लेकिन ये है कि फेंटेनल को फिर हीरोइन के साथ या फेंटेनल को मॉर्फिन के साथ मिला मिलू के लोग नशे में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब ये फेंटेनल जो है इसकी ये पाउडर फॉर्म में भी है, ये स्प्रे फॉर्म में भी है, ये इसका शॉट भी लगाएं। इसमें दूसरी बात ये है कि ये स्प्रे है, मतलब आपने नेज़ल स्प्रे या जैसे, और दूसरी बात ये है कि कई लोग ऐसे हैं कि वो इसको फेंटेनल को आई ड्रॉप के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी ये इस्तेमाल होता है ये नशा, जो मतलब अब लोग इसके एडिक्ट हैं बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में। और अमेरिका में जो है वो इसके ऊपर डेथ्स हुई हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने सारा मलबा डाल दिया कनाडा पे। अब ये कनाडा में और मेक्सिको पे, तो वो उन्होंने मेक्सिको ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया है मेक्सिको ने। अब ये ध्यान में रखें कि मेक्सिको भी अमेरिका का इत्तेहादी है, मेक्सिको भी अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है, कोई दुश्मन मुल्क नहीं है, ठीक है ना, मेक्सिको इत्तेहादी मुल्क है। लेकिन ये कि उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो एक ये इमिग्रेंट्स के ऊपर और बाकी कशीदा हैं। उधर यूरोप के उन्होंने कह दिया कि यूरोपीय यूनियन पे भी लगाना ही लगाना है, मैंने यूरोपीय यूनियन के ऊपर जो है वो टैक्स लगाना ही लगाना है। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की ना, फिफ्थ, इम्पोजिंग ड्यूटीज़ टू एड्रेस द फ्लो ऑफ इलिसिट ड्रग्स अक्रॉस अवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स, एक तो ये हो गया जो फिफ्थ वाइट हाउस की स्लाइड। और फिर दूसरा ये है कि फैक्ट शीट इन्होंने जारी की है, उसमें इन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चाइना, तो 25% वहाँ पे और 10% इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब इनका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ है उसमें अगर हम जाएं तो ये 8th को खोले अमेरिका की, तो फेंटल ने ड्रग फैक्ट्स फिर उसमें बताए हुए हैं उन्होंने कि फेंटल कैसे यूज़ होती है, क्या होती है, लेकिन वो फिगर्स ऊपर नीचे दाएं बाएं करके जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर दी हैं सारी। तो उसके नतीजे में जो है अब यहाँ पर अच्छा, कनाडा के अंदर जो है ना, कनाडा के साथ जब ये अमेरिका का माहिदा हुआ ना 1935 में, उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स देखें तो कनाडा और अमेरिका ऐसे ड्यूटी फ्री नहीं होता, जैसे इस तरह का इनका पैक्ट साइन हुआ था। ये 13 नवंबर 1935 में, कनाडा इज़ प्लीज बाय ट्रेड ट्रीटी 11 अगर हम दिखा सकें, ये 1935 का न्यूयॉर्क टाइम्स है, कमाल देखें। अच्छा, ये है कनाडा इज प्लीज बाय ट्रेड ट्रीटी, जनरल रिएक्शन इज हाईली फेवरेबल ऑन कंज्यूमर लुक फॉर लोअर प्राइसेस, क्योंकि वो एक तरह से हो गया था कि बिल्कुल खुली सरहद है, मतलब कुछ भी ना उधर से इधर, कोई आप समझ लें कोई हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं कनाडा से अमेरिका और अमेरिका से कनाडा, और बिलियंस की ट्रेड होती है रोज़। अब यह है कि वो एकदम से लोगों ने कनाडा में अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल करानी शुरू कर दी हैं, और अमेरिका के लोगों ने कनाडा की कैंसिल, क्योंकि एकदम से वो एक ऐसा होता है ना कि एकदम जैसे कोई दुश्मनी सी की है कि यार ये कैसे हुआ है, ये हमें क्यों चिट किया गया है, और ये कैसे हुआ। अच्छा, पुरानी हिस्ट्री भी है, अमेरिका ने एक दफ़ा, मैंने आपसे कहा ना 1812 में पूरी कोशिश होती रही है कि अमेरिका वो ले ले, ब्रिट्स जो है उनसे वो ले ले पूरा इलाका नॉर्थ वाला, वहाँ से ब्रिटेन ने नहीं आने दिया, लेकिन वो तो ब्रिटेन था ना, अब ये तो कनाडा है और अमेरिका है, लेकिन वो हिस्ट्री जाग उठी कि भाई यूरोप में चलो वापस, ये तो जो है वो जब तक यूरोप मौजूद था, यानी बरतानिया मौजूद था, तो अमेरिका तो नहीं आ सका था। अब अमेरिका कह रहा है सुबह बनाओ, ये बनाओ, तो चलो बात करो। ईयू के अंदर भी ये चीज़ शुरू हो गई है कि कनाडा को साथ ले लें, तो ये बड़ी एक ट्रिकी सी पोजीशन हो गई है सारी। और ये अब ये क्या कोई बड़ी तिजारती जंग बनती है। चाइना का रिस्पॉन्स देखना है कि चाइना की तरफ से क्या बात होती है। चाइना जो है वो कैसे, चाइना इस तरह से, चाइना इसको यानी जाने देगा या इसके ऊपर कोई रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर चाइना 10% ड्यूटी पे इसको बड़ी ट्रेड वॉर की शक्ल दे देगा चाइना, क्योंकि ये जन रखें कि शी जिनपिंग जो है उनको दावत दी थी आने की ट्रंप ने, और वो कह रहे हैं मैं फौरी तौर पर मिलना भी चाह रहा हूँ, लेकिन उनकी टीम में हॉक्स भी हैं, लेकिन वो चाइना हॉक जो है वो चाइना को छोड़ के कहीं और इधर उधर पै गए हैं, ठीक है। अच्छा, एक उन्होंने छोटी सी स्ट्राइक भी कर दी है बीच में दिखाने के लिए कि भाई ये, क्योंकि वो ये सोमालिया में कोई ISIS वाले पता नहीं गारों में बैठे हुए थे केव्स के अंदर, वहाँ पर भी टेररिज्म, तो ये तो छोटे छोटे क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, ये तो बेसिकली दे आर ऑल क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल का गैंग था कहीं पे, उन्होंने स्ट्राइक भी कर दी वहाँ पे। क्योंकि ये जो पनामा का विज़िट हो रहा है ना आज, तो वहाँ पे मैंने अभी इनका जो स्टेटमेंट है उसको मैंने देखा, तो उस स्टेटमेंट को अगर हम दिखा सकें, जो मार्को रूबियो की मीटिंग हुई है, हमारे पास उसका अगर अलामिया हो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वो दिखा दें जो इनकी मीटिंग के बाद, मार्को रूबियो की मीटिंग के बाद जो अलामिया जारी हुआ है। अच्छा, वो अलामिया ये है कि सेक्रेटरी रूबियो की जो मीटिंग हुई है पनामा के प्रेसिडेंट से, अब ये इंपॉर्टेंट है,
ये मिले हैं पनामा के प्रेसिडेंट जोसेफ रॉल मोलिनो से और फॉरेन मिनिस्टर से, और उन्होंने बताया है कि भाई ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक डिटर्मिनेशन कर चुके हैं कि करंट पोजीशन, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की बात चली गई है पनामा कैनाल में, वो थ्रेट है और ये थ्रेट है, और उसमें ये कैनाल को और ये वायलेशन है वो ट्रीटी जो परमानेंट साइन हुई थी, ये वही वाली ट्रीटी जो जिमी कार्टर के दौर में हुई थी। सेक्रेटरी रूबियो मेड इट क्लियर दैट दिस स्टेटस को is unacceptable, that absent immediate changes it will require the United States to take measures necessary। अच्छा, ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो टैरिफ तो नहीं लगा रहे, तो फिर क्या करेंगे कि पनामा पे? अच्छा, दो हांगकांग बेस्ड कंपनीज हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनीज हैं ये यहाँ पे मामले को देख रही हैं। अब सेक्रेटरी जो मार्को रूबियो हैं उनसे ये सवाल हुआ रास्ते में जो ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से एल साल्वाडोर इधर दो मुल्कों को और जाएंगे वो, तो उनसे सवाल हुआ कि जी आप ये पनामा जो है वो फ़र्ज़ करें यहाँ से चाइना की कंपनीज को कहता है कि आप ना निकलें, तो फिर तो उन्होंने रूल आउट नहीं किया इसमें, ना हाँ किया ना किया कि क्या हम यहाँ पे भी पनामा से आप कैसे कहेंगे कि यहाँ से चाइनीज़ कंपनी को उठा के फेंको, मतलब क्या, और अगर नहीं फेंको तो टैरिफ लगाएंगे या मिलिट्री एक्शन करेंगे, कैसे, मतलब उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो वहाँ पर सेक्रेटरी रूबियो जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार की कि उन्होंने कहा जी आप क्या स्टेप्स लेंगे पनामा के अगेंस्ट, ठीक है ना, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चाइना को खाली करवाओ, तो पनामा को कन्वे तो कर दिया मैसेज, व्हाट नेक्स्ट, मतलब पनामा में अगर चलता रहता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना वो पनामा अपना काम कर रहा है और वहाँ चाइनीज़ बैठे हुए हैं फ़र्ज़ करें, और चाइना से कंपनीज बैठी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, तो क्या अमेरिका क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। तो यहाँ पर स्विस का मसला पहली उलट पुलट हुई, दुनिया की जो शिपिंग लेन्स हैं वो पहली, पनामा एक है, ऊपर वो आर्कटिक का मामला खिचड़ी पक रही है, ऊपर वो फिनलैंड वाले तपे बैठे हैं, फिर उसके बाद जो है ये अभी तक हुतीज़ का, मतलब एक इशू है बहुत बड़ा शिपिंग लेन्स का। तो उसमें बहुत से लोग जो हैं अब ये सोच रहे हैं कि ये जो ट्रेड वॉर है पूरी दुनिया में छिड़ दी है, ये ऐसा तो नहीं है कि ये खुद अगर अमेरिकन मार्केट साथ गिरती हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह भी दिया, वो रियल बात उन्होंने कहा कि अमेरिकन को पेन होगा, आपको अभी पेन होगा, अभी आपको तकलीफ होगी, आपको शदीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा अमेरिकन को, लेकिन ये कि ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेहतर है, अभी फौरी तौर पे आपको हम टैरिफ लगाएंगे तो ट्रेड वगैरह बंद होगी। वहाँ पे जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने कहा है कि यूरोप रिएक्ट करेगा, और कैसे रिएक्ट करेगा, क्या होगा तरीका। आप मेरे ख्याल से ब्रेक लें। नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच गए हैं और आज उनकी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात है, और कल शाम का खाना उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खाना है नेतन्याहू ने। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से जिस तरह कहा गया कि सियासी तनाज़ात का हल जो है मुज़ाकरात से निकलेगा, ये मुज़ाकरात को दोबारा बहाल होना चाहिए, क्या बहाल मुज़ाकरात तो होनी चाहिए। पता नहीं हम लोगों ने क्यों मैन मेड क्राइसिस पाकिस्तान में खड़ा किया हुआ इन हालात में। तो देखें, मईशत, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी जो है वो सोशल अनरेस्ट से लेके, इकॉनमी से लेके, और अब ये प्रॉपर टेररिज्म तक आ गया है मामला। तो इसमें ये मुझे नहीं पता कि ये क्या हम इस वक्त क्या बहस हो रही है, इस वक्त कमेटी बनेगी नहीं बनेगी, एक जज उधर से आएंगे उधर से नहीं आएंगे, दूसरा बेंच बनेगा पहला बेंच, क्या है ये, मतलब ये इससे कोई फ़ायदा हो रहा है? और इससे और ये जो पिछले चंद सालों में, ये 2-3 सालों में IMF की तरफ से मुसलसल एक बात की गई कि आप अपनी कॉस्ट कटिंग करें। आप ज़रा सिर्फ ये, कई दफ़ा मैं ये देखता हूँ ना, ये उस दिन भी मैंने बात की थी कि जलसे और तकारीब और ये इसमें हज़ार 2,000 लोगों की जो है ना वो इज्तिमाई शादियाँ हो सकती हैं, इसमें कितने जहेज़, कितनी बिजली के बिल, आप कितने बहुत कुछ इसमें, इतने स्कूल, एक जलसे मेरे ख्याल से कोई जो खर्चा होता है उसमें 2-3 स्कूल, 4 स्कूलों का साल का या 5-10 स्कूलों का बजट बनता होगा। तो ये पैसा इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना पैसा उड़ाया गया है पिछले 2-3-4 सालों में, और रोक दी गई अकाउंटेबिलिटी कि भाई बिल्कुल यहाँ पर किसी को। लेकिन अब जब दुनिया की अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है तो उसमें से पाकिस्तान ऐसे ही MOU साइन हो रहे हैं, फलां हो रहा है, दिमाग भाई आप, उन्होंने IMF ने कहा है कि आप कॉस्ट अपनी कम करें, अपना खर्चा कम करें, और कल को अनसर्टिनिटी है ना दुनिया में, अनसर्टन हालात हैं। वो ये 5 साल मंसूबा तो 20 साल मंसूबा, या 1 मिनट की खबर वैसे ही इंसान को नहीं होती, एक सांस की, और यहाँ पे लंबी बातें और ऐसे है और ऐसे है, और पूरा मुल्क एक अजीब से उसमें।
और ये जो बलूचिस्तान वाले वाक़यात हो रहे हैं और ये मुसलसल जो बाकी मामला है वो तो बहुत ही अफसोसनाक और संजीदा है, और उसमें साथ ही फिर दूसरे इशू खड़े हो जाते हैं। तो ये है कि अब ये खान साहब के साथ मामला इनके होने चाहिए, रियासत के मामला मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उसको इतना डिले क्या कर दिया है, मतलब क्यों इतना हम खींच के कहाँ ले गए सारे मामला को। और ये तो मामला हो जाने चाहिए था अभी तक, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स बैठते और उसमें मामला, अदालतें भी आ गई, ब्यूरोक्रेसी भी आ गई, पुलिस भी, तो ड्रैगन सकिन कंज्यूम हो गया पूरा सिस्टम। ये गया भी नहीं है, मतलब कंज्यूम नहीं होता, जैसे वो साबुन पिघल जाता है ना, ये बर्फ उड़ जाती है हवा में, धूप में, ये कंज्यूम हो गया पूरा, मतलब अब कुछ है ही नहीं बात करने के लिए लगता है किसी के पास। तो ये हालात आप देखें जो डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका के ऊपर उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने कहा है कि हम आपको जो है वो आपके ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। अब साउथ अफ्रीका के ऊपर जो है वो दो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो साउथ अफ्रीका ने इसराइल के फेवर में जो मूव की थी बात, दूसरी जो बात है साउथ अफ्रीका की, वो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट, वो फैक्ट साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर है, और साउथ अफ्रीका ने आगे से उनको जवाब दिया है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात पता होनी चाहिए उनकी इंतजामियों को कि हम HIV और एड्स की वैक्सीन के अलावा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें हम मदद लेते हैं अमेरिका की। फिर जो लॉज हैं जिसके ऊपर उन्होंने इतराज़ किया कि आपके चूँकि ऐसे लॉज हैं, लैंड लॉज आपने बनाए हैं, वो देखें ये जब यहाँ पे नस्ल परस्त हुकूमत थी ना साउथ अफ्रीका में, जिसमें नेल्सन मंडेला कई साल कैद में रहे, उस वक्त पूरा जो मुल्क है उसकी 7% जो लैंड थी वो स्याफाम लोगों को देने की इजाज़त थी, 7% पूरे मुल्क की, और 93% जो है वो सफ़ेद फार्म लोगों के पास होती थी। 94 में जब ये ख़त्म हुई, वहाँ पे सारा सिलसिला ख़त्म हुआ, तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो, अच्छा वहाँ बहुत बड़ी तादाद में साउथ अफ्रीका में सफ़ेद फार्म साउथ अफ्रीका के लोग भी हैं, मतलब स्याह फार्म ही नहीं है सारे, सफ़ेद फार्म भी हैं, तो उनसे फिर उनकी गवर्नमेंट ने ज़मीनें लेनी शुरू की, और ये हुआ कि आप ज़मीनें दें ताकि यहाँ पे स्याह फार्म लोग भी रह सकें। वो कवानीन सारे ख़त्म हो गए जो नस्ल परस्त कानून थे, और अब ये सूरत हाल है वहाँ पे कि 50% जो है सफ़ेद फार्म ओनर्स हैं, 50% जो है वो स्याह फार्म ओनर्स हैं, उन सबको पैसे दे के ली गई है। अब एक कानून वहाँ ऐसे पास हुआ है 2-3 सालों में जिसमें ये हुआ कि सफ़ेद फार्म जो, उसमें ये डिसाइड हो गया था कई साल पहले, लेकिन तो आहिस्ता आहिस्ता उनको उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीनें देंगे, तुम तो नहीं दे सकते। तो वहाँ पर ये हुआ कि फिर जिनसे ज़मीनें हुकूमत लेती है उनको पैसा दे देती है, उनको पैसे देती है, और जितने जो भी वो मांगते हैं उनको दे देती है, तो वो भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, कोई वहाँ इशू नहीं चल रहा। इन्होंने कहा कि आपने रेसिस्ट आप कवानीन चूँकि पास कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में अच्छा आधी ज़मीन जो है वो स्याह फार्म के पास है इस वक्त, आज के हालत 50-50 है दोनों का। वो पहले 3 और 90 पहले 7 और 93 था, तो उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया साउथ अफ्रीका ने। अच्छा, जो नेतन्याहू हैं, अब वो अब यहाँ पे एक नया किस्सा खड़ा हो रहा है, वो ये खड़ा हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने 11 तारीख को जो किंग अब्दुल्ला दोइम जो हैं जॉर्डन के, उनको दावत दी है कि आप वाइट हाउस में हैं। अच्छा, अब ये है कि कल जो है वो एक तो नेतन्याहू ये बात करेगा, जो उम्मीद है कि जो 2-3 बातें नेतन्याहू, पहली बात तो नेतन्याहू ये करेगा कि जी ये जो 2 स्टेट की तरफ बढ़ना है, तो फिर आप ये है कि बाकी मुल्कों से आप मामला तय करें, मतलब सऊदी अरबिया से कैसे नॉर्मलाइज करना है, बाकियों से कैसे करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, बाकी उन मुल्कों को फोर्स करें कि ये लोग वहाँ चले जाएँ। टर्की की तरफ से आज ये कहा गया है कि कुछ लीडर्स को, कुछ रहनुमाओं को अपने यहाँ लेने को तैयार है, लेकिन टर्की के मामला कुछ और हैं हमास के साथ, बाकी मुल्कों के मामला हमास या अखवान के साथ कुछ और है। अरब वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में जो है वो मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाता है। फिर ये कि उनकी सिक्योरिटी, फिर ये कि उनको मोसाद टारगेट ना करे, मतलब बहुत सारे इशूज़ हैं, आइडियोलॉजिकल इशूज़ भी हैं। अब सवाल ये है कि वो एक तो ये है कि वो जॉर्डन जो है वो ऑलरेडी जॉर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़लस्तीनी जो है वो महाजरीन है, ख़ासतौर पे जब 48 के बाद तो बहुत ज़्यादा आ गए। और जॉर्डन जो है वो ज़ाहिर है ट्रांस जॉर्डन और उसकी पूरी हिस्ट्री हम कई दफ़ा बयान कर चुके हैं, हाशमी ख़ानदान और शरीफ मक्का और सारा इशू ये है सारा कि, और जॉर्डन एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि जॉर्डन ने अपनी पार्लियामेंट में उनके बाकायदा पैलेस्टीनियन मेंबर्स भी थे और उन्होंने अपनी नेशनलिटी भी देनी शुरू कर दी थी। मगर अब ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में तो जॉर्डन अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वहाँ पे मज़ीद जो है वो पैलेस्टीनियंस जाएँ। अच्छा, पैलेस्टीनियंस जाएंगे क्यों?
भाई पैलेस्टीनियंस ने जाना होता तो पैलेस्टीनियंस तो पहले ही वहाँ पे वो जॉर्डन का बड़ा एहतराम, देखिए ना, एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक वो बनी हुई है ना चीज़, वेस्ट बैंक है तो ईस्ट बैंक, वरना पैलेस्टीनियन जाना शुरू करते हैं, वो बड़े तरीके से रूल्स को ओबे करते हैं जो भी उनको जॉर्डन के साथ सेटलमेंट है, वो छोड़ के पहले ही चले जाते हैं। असल तो मसला ज़मीन का है कि मैंने उन्हें जगह नहीं छोड़नी। अब ना इस पर हमास तैयार है, ना इस पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तैयार है, ना इसको जॉर्डन तैयार है, ना इजिप्ट तैयार है, ना बाकी अरब मुल्क तैयार है, ना यूरोप तैयार है। इस पर कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि जगह छोड़ने का मतलब ये है कि वो आपने सेटलर्स को फ्री हैंड दे दिया, वो सेटलर्स बैठेंगे आके। हमास मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर गई है, यानी मौजूद है अपनी जगह पर। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। इजिप्ट जो है वो किसी सूरत में अलाउ नहीं करेगा ये, और इजिप्ट जो है वो यहाँ पर, अब ये वो जगह है जहाँ पे ईरान, मशरिक वस्ता के मुल्क, टर्की, अच्छा जो अहमद शारा हैं उन्होंने कल सऊदी अरेबिया में मुलाकात की वली अहद से, और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से उनकी मुलाकात हुई। और ये ज़हन में रखें पहला दौरा वहाँ पे कतर का हुआ है। ये देखें कुछ जगहों में कैसा कंसेंसस है, कतर के अमीर ने पहला दौरा किया है, फिर वो सऊदी अरेबिया आए हैं, सऊदी अरेबिया आके उन्होंने वली अहद से मुलाकात की, वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने उम्रा किया अहमद शारा ने, और वो रात को फ्लाई कर रहे हैं। ग़ालिबन कल उनकी मुलाकात है अंकारा में या इस्तांबुल में प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगन से। अच्छा, अब सवाल ये सारा, ये यहाँ पर लोग सारे जो है ना मिडल ईस्ट में, यूरोप में, पूरा इसको चेस बोर्ड को, और चाइना बीच में खामोशी से देख रहा है कि वो 10 पर बाकी क्या हो रहा है, सारा दाएं बाएं आगे पीछे, पनामा, शी जिनपिंग। अभी मीटिंग तय होनी है ना, अभी ज़ेलेंस्की को उन्होंने कह दिया कि तुमने तो पैसा खाया है, तुम तो पैसा खा के ऑडिट करके दो। अब ज़ेलेंस्की कहाँ से पैसा देगा भाई? ज़ेलेंस्की जो है, अच्छा बरतानिया पे थोड़ा हौला हाथ रखा है, यूरोप पे सख्त रखा है, लेकिन ये है कि वो किसी वक्त भी होता है अनप्रेडिक्टेबल। अब ये कि दूसरी कॉल होती है कनाडा के पीएम को, पहली कॉल तो ये हो गई, दूसरी कॉल वो कनाडा का आएगा कि अच्छा जी आप कर दें। भाई कनाडा की इकॉनमी जो है, कनाडा के देखिए हर मुल्क के पास एक रास्ता बंद होता है, दूसरे खुलते हैं। मुल्क इस वक्त जो है ना वो अपने, सिर्फ ये जो इंटरनल टर्मोइल है ना, ये आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा जो पाकिस्तान में है। मतलब एक छोटे मोटे बयानात ये वो सारे मतलब हो गई है, जो यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट है ना पाकिस्तान में कि पॉलिटिकल टर्मोइल है, फिर जुडिशरी का मसला हो गया, फिर मीडिया बीच में आ गया, फिर उसमें जो है वो इकॉनमी का इशू है, और सबसे बढ़ के टेररिज्म का इशू जो बराह रास्त ही बाकी चीज़ों से। तो हम तो गुजारिश कर सकते हैं भाई कि ये हालात देखें, पूरी दुनिया की मार्केट्स गिरी हैं, मैंने आपसे कहा ना, और ये हो ही नहीं सकता कि जो पूरी दुनिया की मार्केट्स गिर रही हैं तो पाकिस्तान की हो भी सकता है। कहने को क्या है, कहते रहे आप, लेकिन मैं तो आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अच्छा मैंने भी थोड़ी देर पहले पूछा कि वॉइस ऑफ अमेरिका की फंडिंग भी बंद हो रही है, तो वहाँ तो उन्होंने कहा कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है वॉइस ऑफ अमेरिका की भी बंद हो जाए, क्योंकि वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसमें भी वो हमारा कोई पर्पस नहीं सर्व कर सकी। तो वॉइस ऑफ अमेरिका ऑल्दो कि वो दूसरे अभी नहीं यूएसएड में नहीं आता, उनका अलग एक फंड है कोई ग्लोबल मीडिया का, उसके अंडर फुल ब्राइट भी नहीं उसमें आता, लेकिन ये है कि फुल ब्राइट भी यूएसएड में नहीं है। लेकिन चूंकि ये वो प्रोग्राम्स है ना जिनको आगे जाके, लेकिन ये भी 90 दिन के लिए बंद होना था ना, तो इसको तो क्रिमिनल कह के उन्होंने इलॉन मस्क ने, तो इवेंट्स तेज हो रहे हैं, और इसमें जो है वो हम ज़रा थोड़ा सा अपना टर्मोइल ख़त्म करके, स्टेक होल्डर तो ऐसे कहते हैं जो पता नहीं यूएन का इजलास हो रहा है, भाई सारे आप पाकिस्तान के लोग हैं, आपस में बैठना है, बात करनी है, आगे निकलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टर्मोइल खत्म होगा जल्द से जल्द। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तो नवा के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।